देखो क्या कहा हमने, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट ड्यूरिंग चार्जिंग। देखो ये चार्ज होने के बाद नहीं है, हाँ, दिस इज ड्यूरिंग चार्जिंग। सर आप बार बार ऐसा ये चार्जिंग चार्जिंग क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ड्यूरिंग चार्जिंग ओनली यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगी टाइम के साथ। एक बार चार्ज हो गया, चार्ज पूरा आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट का और इस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ की भी मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी, यहाँ की भी मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी। ठीक है, so this will happen during charging process only where are getting accumulated on the plate। ठीक है, तो फिर हमने कहा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द इक्विवेलेंट करंट द इक्विवेलेंट करंट which is responsible for producing this magnetic field is called as displacement current। और फिर एम्पियर मैक्सवेल लॉ मॉडिफाई होकर बन गया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट, जो कि कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की एडिशन रहेगी। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनके बारे में जानते हैं। सो एक चीज हमें ध्यान में आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, और फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। सही है क्या? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई, अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो इस प्रकार से एक होने से दूसरा, दूसरा होने से पहला, इस प्रकार से चालू रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अल्टरनेटिवली ये साइकिल चालू रहेगी। ठीक है, सो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। नोट दैट सर ऐसा क्यों लिखा आपने? ऐसा इसलिए लिखा
क्योंकि स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा अपने आजू बाजू में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पर दैट विल बी स्टेडी, समय के साथ चेंज नहीं होने वाली है। दूसरा, चार्जेस इज यूनिफॉर्म मोशन दैट इज स्टेडी करंट। करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या ये मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा बट दैट टू विल बी स्टेडी, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है। चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन, कंटिन्यूअस एक प्रकार का ही करंट जा रहा है, जो करंट की वैल्यू यहाँ पर है वही करंट की वैल्यू यहाँ पर है, करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड स्टेडी, समय के साथ भी चेंज नहीं हो रही है, स्पेस के साथ भी चेंज नहीं होगी। सो इस प्रकार से स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या चाहिए, टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ वैरे होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से समय के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर ये कौन कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, accelerated charges radiates electromagnetic waves। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, accelerated charges radiate electromagnetic waves। ठीक है, because ठीक है, when charges are accelerated, चार्जेस अगर एक्सीलरेटेड रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम आल्सो चेंजेस, चार्ज की मोशन होते हुए रहेगी, चार्ज की मोशन हो रही है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। फिर आपको ध्यान में है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और ये सिलसिला कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार होगी। ठीक है, अब वेव इज बेसिकली, हमने पढ़ा है क्लास 11 पे, वेव क्या होता है, व्हाट इज वेव। सो हमने मैकेनिकल वेव्स के वक्त देखा है, तब हमने ऐसा कहा था कि वेव मतलब ये डिस्टरबेंस जो ट्रैवल कर रहा है और ये डिस्टरबेंस अपने साथ एनर्जी लेकर जाएगा। सो क्या सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वैसे है क्या,
क्या ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस है जो अपने साथ एनर्जी लेकर जाएंगे? बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने साथ एनर्जी लेकर जाएगी। पर सर, फिर वहां पर मैकेनिकल वेव्स में कोई ना कोई एक सोर्स था जो डिस्टरबेंस जनरेट करता था, वैसा यहाँ पर कौन रहेगा? तो यहाँ पर भी ये चार्ज को एसिलरेट करने वाला जो सोर्स है या एसिलरेटिंग चार्ज जो है वो अपनी एनर्जी देते रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो हमें लिखना पड़ेगा द एनर्जी एसोसिएटेड with the propagating wave comes at the expense of the energy of source that is the accelerated charge. Accelerated charge मतलब oscillating charge। ठीक है, सो अभी हमें क्या ध्यान में आया कि इस प्रकार से कोई ऑसिलेट करने वाला चार्ज है। अगर इस प्रकार का ऑसिलेटिंग चार्ज है तो ये ऑसिलेटिंग चार्ज क्या करेगा? ये जब ऊपर जाएगा तो चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है, तो आजू बाजू की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। हाँ सर, बिल्कुल सही है। चार्ज की मोशन अगर होती है चार्ज की मोशन होगी तो डेफिनेटली आजू बाजू, ये चार्ज के साथ आजू बाजू में जो फील्ड जुड़ी हुई है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद स्पेस नियर बाय चार्ज चेंजेस। ठीक है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की मोशन होने के कारण चेंज होगी। ठीक है, और अब हमें पता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड changes with time, it generates magnetic field around it। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। Thus, as long as charge is oscillating, thus as long as charge is oscillating, it will generate alternate
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। And hence electromagnetic wave will propagate। ठीक है, ऐसे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने कलकत्ता में बैठकर किए थे। उन्होंने पहली बार इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रूव किया, जिसको आगे जाकर मार्कोनी ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए, और तब जाकर कि इस प्रकार से एक्सीलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार करता है, ये सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है सर, अब ये एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है? तो एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स the electromagnetic wave consists of mutually perpendicular electric and magnetic field and direction of propagation is perpendicular to both electric field and magnetic field। So graphically इसे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ये अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, which is varying along z axis, तो this will be direction of propagation। अब ये एक्चुअली देखो, हाँ, जैसे जैसे z एक्सिस पर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी हो रही है। ठीक है,
वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का भी है। जैसे जैसे आप जेड एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी हो रही है। और ये साइनोसॉइडल वेव्स रहने वाली है। ये हमारी बी की डायरेक्शन रहने वाली। ठीक है, ये ई की डायरेक्शन है। और ये दोनों को भी परपेंडिकुलर जेड एक्सिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये along the z axis वेरी हो रही है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड along the z axis वेरी हो रही है। सो डिफरेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वैल्यूज डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अब इसे अगर देना होगा तो आपने 11th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, सॉरी वेव्स पढ़ा है। वेव का इक्वेशन रहेगा Ex इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, एंड सिमिलरली magnetic field along y direction will be b naught sin of kz minus omega t. Here values of E and Z are varying along Z axis, इसलिए ये Z फैक्टर यहाँ पर है। Here K को कहा जाता है वेव नंबर which is given by 2 pi by lambda। ठीक है, and if that is the case, K equal to 2 pi by lambda, omega is equal to 2 pi by t और 2 pi into nu। ठीक है, if that is the case, speed of propagation is v equal to omega by k। ठीक है, if that is the case, we can write omega equal to 2 pi into nu, and k की वैल्यू पुट करते हैं 2 pi लैम्बडा, ये आ जाएगा nu into लैम्बडा। ठीक है, नॉट ओनली दैट, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सिंपल वेव का रिलेशन है। हाँ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन,
ओमेगा इक्वल टू C into K, where C equal to 1 upon under root mu naught into epsilon naught. ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू सी, के की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई चले गए, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, बट न्यू लैम्डा इज velocity of wave. So according to Maxwell's equation, the propagation speed या velocity of electromagnetic wave is equal to velocity of light, which is 1 upon under root mu naught into epsilon naught. ये दोनों भी वैल्यू वैक्यूम में है, ठीक है, and if that is the case, we can also write B naught magnetic field is equal to E naught upon C. Thus, electromagnetic waves are self-sustaining. ये important word है. Oscillations of electric and magnetic field in free space. ठीक है, अब ये वाला पार्ट हमने पहले भी देखा है एक बार. ओवरऑल हमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि एखादा ऑसिलेटिंग चार्ज अगर है, स्टेशनरी चार्ज नहीं, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज के बाजू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी दैट विल बी स्टेडी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है, दैट विल बी स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली यूनिफॉर्म मोशन वाले चार्जेस दैट इज स्टेडी करंट. करंट स्टेडी है तो हर पोजीशन पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी, हर पोजीशन पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी तो आजू बाजू की मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, ठीक है. एक्सक्यूज मी, इसका मतलब ना ही स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो फिर क्या चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक्सीलरेटेड चार्ज चाहिए, ठीक है. एक्सीलरेटेड चार्ज अगर हमारे पास है, एक्सीलरेटेड चार्जेस, एक्सीलरेटेड चार्जेस है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे. कैसे, तो हमने देखा कि दिस इज एक्सीलरेटेड चार्ज, चार्ज की मोशन होगी, आजू बाजू की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी. अभी हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगी, और इस प्रकार से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है. तो चार्ज की मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज. मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है
तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, फिर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ये अल्टरनेट सीक्वेंस बन जाएगा। एंड इफ दैट इज द केस, तो ये ऑसिलेटिंग चार्ज की जो एनर्जी है, इस सोर्स की जो एनर्जी है, वो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होगी। हमें ये भी ध्यान में आया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर रहेगी। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along x axis and it is varying along the z axis, डायरेक्शन x एक्सिस के डायरेक्शन में है पर z एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल करेगी अलोंग z एक्सिस। फिर इसका रिलेशन हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस इज गिवन बाय E naught sin kz minus omega t. Magnetic field in y axis is given by B naught sin kz minus omega t. ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं k is wave number 2 pi by lambda, omega equal to 2 pi by t और 2 pi into mu. So speed of propagation v is given by omega by k, that is 2 pi nu upon 2 pi by lambda, that is nu into lambda. बट इस प्रकार से मैक्सवेल के जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में जब अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू सी इंटू के, वेयर सी इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो ओमेगा की वैल्यू रहेगी 2 पाई न्यू, सी वैसे के वैसा, के की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई कैंसिल, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, अब ये कहां पर होगा? दिस विल हैपन इन वैक्यूम, क्योंकि ये म्यू नॉट एंड इप्सिलॉन नॉट आर वैल्यूज इन वैक्यूम। ठीक है, इप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड म्यू नॉट इज permeability of vacuum. Epsilon naught permittivity in vacuum and mu naught is permeability in vacuum. So ये value जो है that will be remaining, that will be the value of velocity in vacuum. अब देखो ये म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वैक्यूम में कांस्टेंट रहेगी। अब इंटरेस्टिंगली ये वो समय है जब इस प्रकार से मटेरियल मीडियम के सिवा वेव प्रोपोगेट हो सकती है एंड जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकती है ये पता नहीं था। इसलिए बहुत लोगों ने सन से अपने तक जो एनर्जी आती है दैट एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये तो एक्सेप्ट किया था, पर इस प्रकार से बिना मटेरियल मीडियम की वेव्स पता नहीं थी। वाटर के ऊपर की वेव्स, सरफेस वेव्स, वहां पर मटेरियल के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। साउंड सॉलिड या लिक्विड में ट्रैवल करता है, वहां पर मटेरियल के पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं। रोप के ऊपर की वेव्स, अगेन रोप खुद वाइब्रेट होता है। तो इस प्रकार से उस वक्त जो वेव्स पता थी उसके लिए मटेरियल मीडियम नेसेसरी था। मटेरियल मीडियम के सिवा वेव्स ट्रैवल कर सकती है ये उस समय एक्सेप्ट ही नहीं होता था। इसलिए ऐसी भी कोशिश की गई कि लोगों ने स्पेस में ईथर नाम का मीडियम है ऐसा बताया। क्यों? क्योंकि लाइट से एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इस प्रकार से बिना मीडियम के प्रोपोगेट होने वाली वेव ही पता नहीं थी। तो कहते थे ये जो कंप्लीट फ्री स्पेस है इट इज फिल्ड विद मीडियम कॉल्ड एज ईथर। इसके ऊपर बुक्स भी लिखे गए, बट सुना धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया। जैसे ही ये मैक्सवेल की थ्योरी आई, मार्कोनी ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, जगदीश चंद्र बोस ने लैब में एक्सपेरिमेंट करके बताया, स्पीड निकाली वेव की, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं
स्पेस में कोई मटेरियल मीडियम नहीं होगा, देयर आर वेव्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये विदाउट मटेरियल मीडियम भी प्रोपोगेट हो सकती है। एंड एक्चुअली दिस वैल्यू ऑफ c which is 1/μ0 into epsilon naught, ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट करके आज हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल 11 का पहला चैप्टर, वहां पर हमने लेंथ को भी डिफाइन किया है और लेंथ को कैसे डिफाइन किया था, तो 2.1 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर, ये लाइट ने ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है इन 2.99 into 10 to the power 8 का इनवर्स इतने टाइम में। मतलब क्या सर, तो एक सेकंड में लाइट ये 2.9979 into 10 to the power 8 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सो इसको अगर मैं दोनों साइड को 2.9979 into 10 to the power 8 से डिवाइड करता हूँ, तो यह आ जाएगा 1 मीटर is distance traveled by light in 1/2.9979 into 10 to the power 8 part of second। तो ये फंडामेंटल कांस्टेंट c के थ्रू हम लेंथ भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाँ, अब बाकी डिटेल्स हमें ध्यान में आए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ये बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, अब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण वो अपने साथ काफी ज्यादा एनर्जी लेकर जाते हैं। ठीक है, नॉट ओनली एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ मोमेंटम भी एसोसिएटेड है। तो हम कहते हैं ठीक है, ये एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड रहती है। ठीक है, कितनी एनर्जी एसोसिएटेड रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हमने कहा था ये हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, कैपेसिटर के बाद में हमने ये डेरिवेशन किया था। एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी जो एसोसिएटेड रहती है इट इज हाफ ऑफ 1/μ0 इनटू बी स्क्वायर। ठीक है, these are values of typical energy density, energy per unit volume। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी एसोसिएटेड रहती है, तो यही एनर्जी ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है। ठीक है, और इसके साथ एसोसिएटेड मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी अपॉन सी। ठीक है, दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, नॉट ओनली दैट, इसके साथ एनर्जी एंड मोमेंटम भी एसोसिएटेड रहता है। एनर्जी हमने देखा इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मोमेंटम ये टोटल एनर्जी अपॉन सी इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है,